हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण का, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे हमारे पिछले वीडियो में 1 to 6 हुए थे, जो 7 से लेके जो आगे जो सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे हमेशा कहती हूँ कि अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम याद करते हैं, उससे पहले यूनिट है उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो यूनिट्स है सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। एमकेएस या सीजीएस या एफपीएस जो भी आप मेथड यूज में ले रहे हैं सब प्रॉपर एक जैसे ही होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में दी हुई जो है थिंग्स उनके बारे में लिखते जाते हैं तो हमें अच्छे से ध्यान में रहती है कि हमें क्या निकालना है, आपस में हमको रिलेट करके भी हम उसमें सूत्र तक पहुंच सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान में रहेगा। तो आज हम बात करते हैं उसी आरबीएससी की 12th क्लास की बुक के बारे में, चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो उसका क्वेश्चन नंबर अभी हम तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के नमूने का द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम है, यानी कि जो मास है 7th नंबर क्वेश्चन में मास की वैल्यू दे रखी है 0.6 केजी तथा घनत्व 7.8 into 10 to power 3 है, इनकी रो घनत्व हो गया, ये हो जाएगा 7.8 into 10 to power 3। ये घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो केजी पर क्या आ गया, मीटर क्यूब। यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, यहाँ आवृत्ति की वैल्यू क्या दे रखी है, n इक्वल टू क्या दे दिया 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में सैथिल्य लूप का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है सैथिल्य लूप का, वो है 722 मीटर स्क्वायर है। तो प्रति सेकंड सैथिल्य हानि को कैलकुलेट करो, इनकी हमें किसको कैलकुलेट करना है, सैथिल्य हानि यानी Q को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमें पता है कि Q क्या होता है, सैथिल्य हानि क्या होती है, आयतन, एरिया और जो आवृत्ति है उनका गुणनफल क्या होती है, सैथिल्य हानि होती है। तो हमें क्या नहीं पता, हमें क्या नहीं पता है, आयतन का नहीं पता, एरिया दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, तो जो हमारा फॉर्मूला क्या रहा सैथिल्य हानि का, ये होगा। तो देखो आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आयतन को कैलकुलेट कर लेंगे, m अपॉन क्या आ गया रो। तो v इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली कि q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, फिर m अपॉन रो इंटू a और इंटू क्या जाता है n। जितनी वैल्यूज है हमको यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो 0.6, एरिया है 0.722, n है 50 और जो रो है वो है हमारे पास 7.8 into 10 to power 3। जब इनको पूरे को हम शॉर्ट आउट करते हैं 2 7.69 into 10 to power क्या जाता है माइनस का 5, और इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। तो ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाता है। इसको अगर और ज्यादा करना है तब अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 2 पॉइंट क्या जाता है -3 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन, यानी टीसी की वैल्यू कितनी दे दी 300 केल्विन है। यदि 450 केल्विन ताप, दूसरा ताप देंगे इसमें कितना 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काईएम की वैल्यू कितनी है इसने 0.6 हो, तो इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात करो। यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्यूरी नियतांक की बात कर रहा है। देखो बात यहाँ पर किसकी की है, लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात की। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में हमने जब क्यूरी का पढ़ा था, क्यूरी नियम पढ़ा था, तो वो क्या फॉर्मूला था C अपॉन T माइनस क्या होता है TC। यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, C कैलकुलेट करना है, देन क्या हो जाएगा काई n इंटू T माइनस क्या जाता है TC। वैल्यूज लिख दो यहाँ पर, तो C की
50 और इसका जो आंसर आ जाता है केल्विन के अंदर क्या आ जाएगा 90 क्या आ जाता है केल्विन, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बार आप सब देख लीजिए इसको आराम से। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ, अभी बात किसकी करें अनुचुंबकीय पदार्थ की करें। इससे जस्ट पहले वाले में हमने लोह चुंबक के लिए क्यूरी का वहां से निकाला था हमने क्यूरी नियतांक की वैल्यू। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर, ठीक है, एक ताप दे दिया जिसको क्या नाम दे दिया 120 केल्विन पर, इसको T1 दे देते हैं। केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है कि यहाँ पर काई M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.60 दे रखी है। तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, यानी कि अदर टेम्परेचर दे रखा है T2 कितना 27 डिग्री, जिसको किसमें चेंज करना है केल्विन में। ये लो ये हो गया कितना 300 केल्विन। केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात करो, यानी हमें क्या निकालना है काई M2 की वैल्यू। देखो लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए तो हमारे पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू होती है C/T माइनस TC, वैसे ही इसके लिए जो वैल्यू होती है काई M की अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ये होती है C/T। हमारे ये फॉर्मूला था काई M बराबर क्या होता है C/T अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। यहाँ क्या आ रहा है कि एक तो क्या है काई M1 बराबर क्या लिख देंगे C/T1 और काई M2 बराबर क्या जाएगा C/T2। हमें क्या नहीं पता है काई M1 पता है, काई M2 निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं 2 दे देते हैं। हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में 1 को क्या कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या आ गया काई M2 अपॉन क्या गया इधर तो काई M1। काई M2 की वैल्यू क्या है C/T2 और इसकी वैल्यू है C से C क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया काई M2 अपॉन काई M1 इक्वल टू T1 ऊपर चला गया, तो ये आ गया T1 अपॉन T2। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है काई M2 की, तो ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 इंटू आ जाएगा काई M1। तो T1 की वैल्यू वहां से लिखी कितनी है 120, T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 300 और काई M1 की वैल्यू क्या है 0.60 आ जाती है। अपॉन क्या लिखा हमने 100, तो ये भी 1 से 0 से गया 3, 2 जा क्या आ गया 6 आ गया 24 अपॉन क्या आ गया 100 और काई M2 की वैल्यू क्या आ जाती है 0.24, यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है जो 27 डिग्री केल्विन पर उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.24 आ जाती है। अब नेक्स्ट 10 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की लोहे की छड़। यहाँ क्या कहा क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में 10⁻⁻⁴ क्या आ गया मीटर स्क्वायर। काट क्षेत्रफल की लोहे की छड़ 10⁻³ एम्पियर पर मीटर के चुंबकन क्षेत्र के समांतर है, यानी H की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पर 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। यदि इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई, चुंबकीय फ्लक्स है 4 × 10⁻⁴ वेबर है, तो पदार्थ की पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करो। क्या क्या निकालना है पारगम्यता निकालनी है इसकी, μr निकालना है इसका, और दूसरा क्या पूछा है इससे चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि किसकी कैलकुलेशन करनी है फाई की कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो इनसे हमें क्या समझ में आता है, देखो μr कैसे निकाल सकते हैं, μr होता है
अपॉन म्यू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया म्यू जीरो इंटू म्यू आर तो कैलकुलेट करना होगा ना, तो यहाँ से ये तो एक नंबर इक्वेशन आ गई। अब देखो म्यू की बात करते हैं, तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन एच होता है या नहीं होता, बी अपॉन एच होता है। अब हमारे पास एच की वैल्यू है लेकिन बी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, फाई की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, फाई अपॉन ए। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पर क्या जाता है, फाई अपॉन ए इंटू क्या गया एच। तो यहाँ से फाई तो कितना है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4, ए कितना है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, एच कितना है 10 टू पावर 3। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 टू पावर माइनस का 3। तो वेबर पर एम्पियर मीटर, एक तो हमने क्या कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला यहाँ पर ये लगाया हमने म्यू बराबर, और म्यू इक्वल टू लास्ट फॉर्मूला हमारा ये बन गया। देन नेक्स्ट हमारा क्या था, म्यू आर है ना, म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो म्यू अपॉन क्या लिखा हमने म्यू जीरो, म्यू की वैल्यू कितनी होती है 10 टू पावर माइनस 3, म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे म्यू आर को ये आ जाएगा 796। जब ये पूरा इक्वेशन हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेंगे, तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7, 9 एंड 6। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड ट्रिक आ गई। हमने ये निकाल लिया, ये वाला भी निकाल लिया। देन हमारे पास क्या बचा, काई एम बचा। और देखो काई एम इक्वल टू क्या होता है म्यू आर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा 796 माइनस 1 795। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से हमने क्या कर लिया, हमारे पास सिर्फ ए एच और फाई का मान दिया हुआ था, हमने म्यू म्यू आर और म्यू काई एम की वैल्यूज हमने निकाली। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं, अगर क्योंकि हर एक चीज को जब तक आप इसको साथ साथ में जैसे बताया जाता है आपको अगर हल करते हैं तब ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 11 कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 0.05 मीटर है, इनकी रेडियस कितनी दे रखी है इसमें 0.05 मीटर है, तथा फेरों की संख्या 100 है। फेरों की संख्या का मतलब हम एन से लेते हैं, ये आ गई 100। इसमें 0.1 एम्पियर धारा बह रही है, आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 एम्पियर। तो इसे 1.5 टेस्ला वाले, तो इसे 1.5 टेस्ला वाले इनकी पी की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 टेस्ला वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसकी अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 180 डिग्री घुमाने पर इसे कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें कार्य की निकालनी है। कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कार्य की निकालनी। देखो हमें जो कार्य है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है क्या W कार्य इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रल mv sin थीटा d थीटा, कहां से कहां तक थीटा 1 से कहां तक होगा थीटा। कार्य की वैल्यू क्या होती है, यही होती है। थीटा 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, कहां से आ रहा है 0 डिग्री से कहां तक जाएगा, ये 180 डिग्री से घूम रहा है। हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, और लेकिन m की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें m कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चुंबकीय आघूर्ण m ऐसे में क्या होता है कि जिसमें I दिया जाए m दिया जाए r दे रखे वृत्ताकार कुंडली, तो उसका तो एरिया निकाल सकते हैं। हमारे पास एक सूत्र आता है n/a। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास है, I की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो सारी वैल्यूज इसमें क्या करेंगे लिखते हैं, तब हमारे पास क्या आ जाता है n हो गया 100,
आई हो गया 0.1, पाई हो गया अपॉन 7 इनटू आ जाता है 0.05 की पावर क्या जाता है 2। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 10 टू पावर माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, m की वैल्यू आ जाती है। अब देखो हमारे पास m की वैल्यू है और b की वैल्यू है और θ1 और θ2 की वैल्यूज हैं, तो ये सारे के सारे जब वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्य को। इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या रहता है, यूनिट रहती है। यहाँ से धारा की आई एम्पियर की और ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर यहाँ से। तो सबसे पहले अब हम किसको सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन को करते हैं। जो m और b है उनको क्या ले लेते हैं बाहर। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos ऑफ थीटा इन कहां से कहां तक, θ1 से कहां जाएगा θ2। θ1 कहां से है 0 से 180 डिग्री तक। तो देखो साथ में ही हम लोग इसमें वैल्यूज भी रखते जाओ। एम बी ये कितना आ जाएगा माइनस cos ऑफ 180 डिग्री और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस cos क्या आ जाता है 0। देखो cos 80 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहां से क्या आ जाता है हमारे पास m की वैल्यू लिखो, लिख दिया हमने ना। तो यहां से क्या देखते हैं cos 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, cos 180 की कितनी आ गई 1 आ जाती है। तो ये क्या लिख देते हैं हम W इक्वल टू m की वैल्यू आ गई है 550 अपॉन 7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। b की वैल्यू वहां से कितनी है 1.5, ये हमने लिखी है ना। और m की वैल्यू हमने कहां से लिख दी, यहां से लिख दी। और कोष्टक में ये क्या आ जाएगा 1, ये प्लस ये माइनस और 1 cos 180 का मान कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया +1 हो जाएगा। तो इसको जब हम हल करते हैं W को, तो ये जो 550 10 टू पावर ये सारी वैल्यू जब हम इसको मिलके हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो ये आएगा इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था, कुंडली की त्रिज्या दे रखी थी, धारा दे रखी थी, फेरों की संख्या दे रखी थी, बी दे रखी थी और हमसे क्या पूछा गया, कार्य पूछा गया। तो कार्य का क्या होता है एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे फॉर्मूला में पता है। लेकिन हमारे पास इसमें बी ही है, हमारे पास एम नहीं है। तो हमने क्या देखा कि एम इक्वल टू क्या होता है एन आई ए होता है। तो इससे हमने सारा जब एन की वैल्यू चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकाल ली है और साथ में ही इसे जो कार्य का जो फार्मूला है हमारे पास, इसको जब सॉल्व किया एम भी बाहर ले लिया, cos थीटा का माइनस cos थीटा होता है sin थीटा का समाकलन, और फिर हमने ये लिमिट्स रखी -cos 180 प्लस cos 0 और फिर हमारे पास cos 180 का मान आता है हमारे पास -1। तो ये -1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस और ये प्लस क्या हो गया +1। और इस तरीके से हमारे पास जब इस पूरे कैलकुलेशन को हमने हल किया तो हमारे पास जो कार्य की वैल्यू आ गई हमारे पास ये आ गई 1650 बटा 7 इंटू 10 टू पावर -7 जूल। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे जूल है, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वो भी शॉर्ट आउट करते हैं, यही इसको हल कर लिया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है एक कुंडली एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के रूप में, ठीक है। कुंडली है कोई कैसी जिसकी एल भुजाएं हैं और कौन से है समबाहु का मतलब सभी भुजाएं जिसकी क्या आ रही है सेम आ रही है। तो हमें ध्यान में अगर हमें क्या कहा जाए इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो ऐसे त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है √3/4 इंटू क्या आता है L²। ये आ गया हमारा क्या एरिया। फिर इसमें कह रहा है कि बी चुंबकीय क्षेत्र में लगती है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है इसका बी है। बी कुंडली के तल में है। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए, धारा की वैल्यू कितनी दे रही है आई है, प्रवाहित
वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। देखो बल आघूर्ण टो बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि कुंडली के तल में है, अर्थात यहाँ पर एम और बी है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो ये क्या आ गया, एम बी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये किसके बराबर आ गया, टो किसके बराबर आ गया है, एम बी के बराबर आ गया। अब हमें क्या पता है, चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, धारा बता रखी है, एरिया इसका दे रखा है, लेकिन हमें क्या पूछा है, एल का मान पूछ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है ये अगला, कि इसमें एल कितना है। देखो एम है, एम का हम बता सकते हैं कितना होता है, एम बराबर होता है हमें, अगर एन कुंडली है तो एन आई ए लेते हैं, है ना, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, एन आई ए। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, एक फेरे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आई ए हो गया। और एरिया समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज के लिए, √3/4 इंटू क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √3/4 आई इंटू क्या हो गया, एल स्क्वायर। ये लिख दिया। एम की वैल्यू आ गई, बी चुंबकीय क्षेत्र है, टो का हमें पता है, तो हमें जो फॉर्म चाहिए इसी फॉर्म के रूप में हमें मान निकालना है। मान रख दो यहाँ पे एम, तो टो इक्वल टू क्या आ गया, √3/4 आई एल स्क्वायर। ये तो हमने एम की वैल्यू, बी ऐसे का ऐसा रख दिया, हमें तो एल का चाहिए, तो एल स्क्वायर तो एक तरफ आ जाएगा, और सब देखो 4 इंटू क्या आ गया, टो। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, √3 आई, और क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, तो क्या लिख देंगे, 4 टो अपॉन √3 आई बी का क्या लिख देते हैं, 1/2। इसका क्या देगा, आंसर आ जाता है। ये इसका क्या जाएगी, ये जो समबाहु त्रिभुज है उसकी क्या जाती है, भुजा आ जाती है। तो अब इस तरीके से जो आज हमने की है 7 to 12 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करी हैं चैप्टर नंबर 8 के, तो इनको आप जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है एग्जाम के अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, प्लस एग्जाम्पल्स, एग्जाम के लिए हर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ अपन फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर्स क्लियर करते हुए। थैंक यू।